हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स का सीक्वेंस चल रहा है वीडियोस में, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा नायलॉन 66। क्यों नायलॉन 6 से बेहतर माना जाता है नायलॉन 66 को, और क्यों इसको बनाया गया। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मतलब रिएक्शन हो जाते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बन जाते हैं जिनको हम बाद में जब एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये वाली चीज़ें इससे बेहतर है। तो नायलॉन 6 को जो हमने बनाया था, नायलॉन 66 जब हमने बनाया तो ये हमें देखा कि नायलॉन 6 से कई गुना बेहतर, कई मतलब नायलॉन 6 से बेहतर नायलॉन 66 है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है नायलॉन 6 की, मतलब नायलॉन 66 की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हायर होती है देन द नायलॉन 6। मतलब नायलॉन 6 से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है? हायर होती है। दूसरी चीज, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत है। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नायलॉन 6 के मुकाबले क्या होती है? मजबूत होती है। तीसरी क्या है, इसकी जो केमिकल के साथ रिएक्शन होता है वो रेसिस्ट करता है। मतलब ये ज्यादा केमिकल के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। मतलब जो भी आप केमिकल डालेंगे तो ज्यादा रिएक्शन ये एग्जिबिट नहीं करेगा। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाए, ऐसा सिस्टम ये नायलॉन 66 नहीं करता। तीसरी, इसकी डाइएबिलिटी भी अच्छी होती है। तो ये सब रीजन को देखते हुए नायलॉन 66 को बनाया गया, और हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरली हमारा नायलॉन 66 यूज होता है। और नायलॉन 66 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, बात करते हैं नायलॉन 66। यहाँ पे 6 का क्या मतलब है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। नायलॉन 66 का क्या है रीजन, कैसे बनता है ये, तो लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीकंडेंशंस ऑफ हेक्सामेथिल डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। पॉलीकंडेंशन का मतलब होता है छोटे छोटे मोनोमर्स। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो सब आपको पता होगा, छोटे छोटे मोनोमर्स। जैसे ईट होता है, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो छोटा छोटा ईट जोड़ जोड़ के ही तो बनाते हैं, तो वो जो ईट है उसको हम मोनोमर्स बोलते हैं। तो छोटे छोटे मोनोमर्स को जब हम जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जब जोड़ने के बाद कोई चीजें निकलती हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज निकल रही हो, जैसे वाटर निकल रहा हो या कोई अल्कोहल निकल रहा हो या कोई एसिड निकल रहा हो, तो जब जोड़ने के बाद कोई एक्स्ट्रा चीज निकलता है तो उसको बोलते हैं पॉलीकंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पर पॉलीकंडेंशन के थ्रू, मतलब इन दोनों को जब हमने मिलाया तो कुछ ना कुछ एक चीज और एक्स्ट्रा निकली होगी, कुछ बाहर निकले होगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीकंडेंशन। वो छोड़िए। इट इज द प्रिपेयर्ड बाय पॉलीकंडेंशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। जब आपको पेपर में लिखना होगा तो ये पूरा चीज आपको लिखना पड़ेगा। ये जितना लिखवाया मैंने पूरा पेपर में लिखिएगा, तब आपको एक नंबर मिलेगा। मतलब एक नंबर मतलब बेहतर नंबर मिलेगा। ओके, बात करते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीकंडेंशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। मतलब ये जो नायलॉन 66 है इसको हम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के थ्रू क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा नायलॉन 66 प्रिपेयर्ड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडिपिक एसिड। मतलब हमारा ये जो एडिपिक एसिड है ये हमें मिलेगा कैसे? तो एडिपिक एसिड जनरली हमारा कहां से मिलता है? पेट्रोल से मिलता है। मतलब जो एडिपिक एसिड है वो कहां का कंपोनेंट है? पेट्रोलियम का कंपोनेंट है। तो पेट्रोलियम से हमने निकाला कोल तार। कोल तार का जब हमने डिस्टिलेशन किया, जब हम कोल तार का डिस्टिलेशन मतलब कोल तार को जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो कोल तार को जब हमने गर्म किया तो हमें क्या मिला? फेनॉल मिला। अब इस फेनॉल का हम क्या करवाते हैं? हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हाइड्रोजिनेशन। जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो अगर आपसे पूछता है कि एडिपिक एसिड कैसे मिलेगा तो आप बोलेंगे, डायरेक्ट बोलिए साइक्लोहेक्सेनॉल से। कहां से मिलता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। कहीं कहीं देखिए बहुत सारे डिस्टिलेशन प्रोसेसेस, जरूरी नहीं है कि साइक्लोहेक्सेनॉल से भी मिले, साइक्लोहेक्सेनेन से भी मिलता है। किससे मिलता है? साइक्लोहेक्सेनेन से भी मिलता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? बेंजीन से भी मिलता है। तो दो तीन चीजें हैं जहां से आप एडिपिक एसिड निकाल सकते हो। तो अभी मैंने सिंपल कंपोनेंट लिया हुआ है। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेनॉल। पेपर में भी आप आसान लिखेंगे तो बेहतर होगा। तो साइक्लोहेक्सेनॉल का हम क्या करवाते हैं? नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जब हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एडिपिक एसिड। क्या मिलता है? एडिपिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा COOH CH2 1 2 3 4 4 प्लस COOH। ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड। ये हमारा एडिपिक एसिड है। क्लियर है, समझ में आ गया? देखिए कोल तार हो गया, मतलब जो हमारा पेट्रोलियम का सब्सटेंस होता है उससे हमने कोल तार निकाला। कोल तार का डिस्टिलेशन किया तो हमें मिला फेनॉल। फेनॉल का हाइड्रोजनेशन किया तो हमें मिला साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल का हम किससे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किससे? नाइट्रिक एसिड से। किससे करवा रहे हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एडिपिक एसिड। अब हमारा एडिपिक एसिड तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन चाहिए। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यहाँ पे देखिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मैंने लिखा है HMA, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो जगह नहीं होती है।
मेरे पास। ओके, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामेथिल डाइमीन कैसे मिलेगा। तो जो हमारा एडिपिक एसिड होता है, कौन सा एसिड, एडिपिक एसिड, इसी एसिड को, एडिपिक एसिड को हम एडिपिक एसिड में जब हम क्या करते हैं, अमोनिया का वेपर देते हैं। अमोनिया का वेपर का मतलब है कि जब हम एडिपिक एसिड जो होता है उसमें जब हम वेपर देते हैं, किसका, अमोनिया, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया का वेपर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडिपामाइड मिलता है। क्या मिलता है, एडिपामाइड। रिएक्शन लिख के याद कर लीजिएगा, रिएक्शन लिखने के बाद याद कर लीजिएगा। यहां पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडिपिक एसिड का जब हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, अमोनिया वेपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडिपा एमाइड। एमाइड जानते हैं कौन सा ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है। तो यहां पे देखिए NH2 और NH2 दोनों जुड़ चुका है। देखिए नाम याद, अगर याद नाम है ना तो पूरी तरीके से अच्छे से कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए एडिपिक एसिड की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, NH3 वेपर। NH3 वेपर मतलब अमोनिया वेपराइज से, अमोनिया से जब हम करवाते हैं तो एडिपा अमाइड मिलता है, अमीनो ग्रुप मिलता है। तो अमोनिया जब करवाते हैं तो उसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो अमीनो ग्रुप मिलता है। तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2 जुड़ चुका है, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ चुका है। CH2 CH2 4 देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ, देखिए ये चीजें ऐसी ही पड़ी हुई हैं, CO इधर उधर पड़ा हुआ है और OH यहां से हट गया, यहां से OH हट गया और वहां पे क्या आ गया, NH2 आ गया। क्या आ गया, NH2। रिएक्शन को अगर आराम से पढ़ते जाएंगे ना तो बहुत मजा आने वाला, मजे के साथ एकदम लिख लेंगे आप। फिर इसका हम डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट का मतलब होता है जब हम वाटर को रिमूव करें। तो यहां पर हम डिहाइड्रेशन जब हमारे बोलते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब हमारे अंदर से पानी रिमूव हो गया, गायब हो गया, तो वही काम यहां पर हो रहा है। यहां से हम क्या करते हैं, पानी के जो कंपोनेंट होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं और यहां पे क्या मिलता है हमें, एडिपोनाइट्राइल मिलता है। क्या मिलता है, एडिपोनाइट्राइल। सिंपल से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे NC CH2 4 NCN, मतलब NC या CN लिख सकते हैं, एडिपोनाइट्राइल मिलता है। देखिए पहले क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड का जब हम अमोनिया वेपराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडिपामाइड। फिर एडिपामाइड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एडिपोनाइट्राइल। यहाँ पे देखिए लिखा होगा एडिपोनाइट्राइल। एडिपोनाइट्राइल का जब हम रिडक्शन करवाते हैं, एडिपोनाइट्राइल का हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेक्सामेथिल डाइएमीन। हेक्सामेथिल क्यों बोल रहे हैं, देखिए हेक्सा मतलब होता है 6, हेक्सा मतलब कितना होता है, 6। मेथिल, मेथिल देखिए CH2 को क्या, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथिल। तो यहाँ पे देखिए 6 है तो इसको बोलते हैं हेक्सा। 6 अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सा। जानते होंगे, ये सब नाम पढ़ा होगा। हेक्सा मतलब 6, तो 6 हो गया। मेथिल कितने ग्रुप है, मेथिल के क्या ग्रुप है, 6। तो हेक्सा मेथिल डाई, डाई मतलब होता है 2। देखिए NH2 2 दिख रहा है क्या, एमीन, एमीन। NH2 को क्या, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एमीन। तो यहाँ पे डाई एमीन मतलब 2 एमीनो ग्रुप हो गया। तो इसका नाम हो गया हेक्सा मेथिल डाइएमीन। हेक्सा मेथिल METHYL डाइएमीन। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, हेक्सामेथिल डाइएमीन। अब हमारा ये दोनों चीज बन गया, अब हमें दोनों चीजें मिल गई। अब मैं एक चीज को ऐसे रख लिया, एक चीज को ऐसे रख लिया, मतलब एडिपिक एसिड मेरे पास इधर है और इधर हेक्सामेथिल डाइएमीन दोनों है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे इसको देखिए, पॉलीमराइजेशन। जो हम नायलॉन बनाते हैं, नायलॉन बनाने के लिए हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। मतलब नायलॉन 6 को बनाने के लिए हमारे पास कितने स्टेजेस होने चाहिए, 4 स्टेज। मतलब जो हमारा नायलॉन होता है उसको हम 4 स्टेजेस में बनाते हैं। जर्नली जो नायलॉन 6 को बनाते हैं वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, बट अब इंप्रूवमेंट के साथ हमारा जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है वो भी आ रहा है। बट अब जो हम अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा नायलॉन 6 है वो हमारा बैच प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, बैच, मतलब टुकड़े टुकड़े में काम होता है। पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एडिपिक एसिड बनाया, फिर हमने हेक्सामेथिल डाइएमीन बनाया। अब इसके बाद पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं, तो देखिए पॉलीमराइजेशन के 4 स्टेजेस है। पहला सॉल्ट प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन, सॉल्ट प्रिपरेशन। फिर दूसरा क्या है, पॉलीकंडेंसेशन, क्या है, पॉलीकंडेंसेशन। फिर तीसरा और चौथा मैंने एक में लिखा है मेल्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन, मेल्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन, मेल्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन। 4 प्रोसेस हो गए। कौन कौन सा पॉलीमराइजेशन के 4 स्टेज है, पेपर में लिख लिया गया। पॉलीमराइजेशन के 4 स्टेजेस कौन कौन से है, सॉल्ट प्रिपरेशन, दूसरा है पॉलीकंडेंसेशन और तीसरा और चौथा क्या है, मेल्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन। अच्छा, सॉल्ट प्रिपरेशन क्या मतलब है कि देखिए जब हम एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएमीन को मिलाते हैं, जब हम एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएमीन को मिलाते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, मेथनॉल। क्या मिलाते हैं, मेथनॉल। मेथनॉल क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को थोड़ा तेज बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी काम होता है, तो मेथनॉल हमारा क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमें जो हेक्सामेथिल डाइएमीन लेना है वो कितना लेना है, 60 से 70%। कितना लेना है, 60 से 70% हमें क्या लेना है, हेक्सामेथिल डाइएमीन लेना है। उसमें हम क्या डालेंगे, एडिपिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, एडिपिक एसिड। क्या डालेंगे, एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड के साथ हम क्या डालेंगे, मेथनॉल। कितने % डालेंगे मेथनॉल, 10% तक। 10% तक मेथनॉल डाल दीजिए। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं,
ये जो हमारे हेक्सामेथिल डाइअमीन है और एडिपिक एसिड है, दीज आर नॉट सॉल्युबल, टोटली सॉल्युबल इन मेथनॉल, मतलब मेथनॉल में ये घुलते नहीं है। और फिर इसके बाद अब देखिए अब इसमें क्या होता क्या है, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इधर देखिए। हेक्सामेथिल डाइअमीन, एडिपिक एसिड और मेथनॉल को जब हम एक साथ मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको ना घर के मतलब घर के अंदर ले जाना चाहता हूँ। आप देखे होंगे जब आपका मक्खन बनता है, मक्खन देखा है, मक्खन दूध में जो हमारा मलाई होता है, मलाई में हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर उसके बाद उसको उसको देखते हैं आप, हम लोग स्टीयर करते हैं, ऐसे ऐसे मथनी होती है ना, उससे जब मथते हैं, मतलब उससे जब स्टीयर करते हैं तो आप देखोगे कि जो मलाई होता है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और जो बाकी सारी वेस्टेज होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे। तो उसी प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, हेक्सामेथिल डाइअमीन और एडिपिक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं। जब रिएक्शन होता है मेथनॉल के साथ रिएक्ट, मतलब मेथनॉल हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये मेथनॉल में ये दोनों घुलते नहीं है, मतलब मेथनॉल इन दोनों को अपने अंदर घुलने नहीं देता। तो क्या करता है, जब मेथनॉल में हम मतलब ये सारी चीजें मिला लिया, फिर जब हम स्टीयर करते हैं तो आप देखेंगे कि एक हमारा सॉल्ट प्रिपरेशन निकलता है, मतलब एक हमारा ऊपर की तरफ एक बर्फ की तरफ, बर्फ एकदम जो बर्फ होता है, स्नो जो बर्फ होता है, बर्फ का जो भुरभुरा टाइप होता है ना उसको, तो वो भुरभुरे टाइप का निकलता है ऊपर से। अब उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कितना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोर्ड 60% सोल्यूशन इन द डिस्टिल वाटर। अब उस सोल्यूशन का मतलब उस नायलॉन को हम पानी के साथ रख देते हैं, पानी के साथ मतलब 60% का सोल्यूशन बना के उसको रख देते हैं, किस वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? देखिए सबसे पहले क्या कर देंगे, हेक्सामेथिल डाइअमीन, एडिपिक एसिड और मेथनॉल को एक बर्तन में ले लेंगे, स्टील का बर्तन ले लो आप, स्टील की बर्तन में ले लेंगे, फिर उसको उसके यहाँ बाद हम उसको स्टीयर करेंगे। स्टीयर करने के बाद हमारा एक सॉल्ट क्रिएट होगा, मतलब एक सॉल्ट बनेगा, जनरेट होगा। उस सॉल्ट को हम निकाल लेंगे, बाकी सारे वेस्टेज हमारे हो गए, तो उस सॉल्ट को हम निकालेंगे और उसका 60% का सोल्यूशन बनाकर, मतलब कि 100 ml में 100 ml पानी में 60 ग्राम उसको घोल देंगे। तो 60 ग्राम घोल दिया तो 60% का सोल्यूशन बन गया। तो 60% का सोल्यूशन बना के हम उसको रख देंगे। अब उसको रखने के बाद कौन सा प्रोसेस करने वाले हैं, पॉलीकंडेंसेशन। अब ये पॉलीकंडेंसेशन क्या होता है कि जो हमारा सॉल्ट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, सॉल्ट जो हमने यहां से निकाला है सॉल्ट प्रिपरेशन से, इसको नायलॉन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो जो हमारा सॉल्ट आया हुआ है वो सॉल्ट हम लेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, एसिटिक एसिड। ये भी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जल्दी जल्दी काम करने का। टेम्परेचर हम लेंगे 275 से 280, प्रेशर हम लेंगे यहाँ पे 1.8 MPa, और यहां पर लेंगे टाइम हमारा आ जाएगा 2 से 3 आवर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। पॉलीकंडेंसेशन में क्या होता है, पॉलीकंडेंसेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो हमारा सॉल्ट आया था उसमें हमने पानी डाला था, अब उस पानी को रिमूव करेंगे तभी तो हमारा नायलॉन प्योर आएगा। और दूसरी चीज है, अब जो हमारा सॉल्ट बना होगा, सॉल्ट हमारा किससे बना है, मोनोमर से, मतलब हेक्सामेथिल और हेक्सामेथिल और एडिपिक एसिड दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना, सॉल्ट बना। अब वो जो सॉल्ट होते हैं छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। अब वो मोनोमर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीमर बनाना पड़ेगा, मतलब बड़ा लंबा चेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइअमीन छोटे छोटे हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, एक लंबे चेन में बनाएंगे। तो इस चेन में बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और यहां पर मैंने लिखा है पॉलीकंडेंसेशन। पॉलीकंडेंसेशन का मतलब, यहाँ पे पॉली का मतलब हो गया पॉलीमराइजेशन तो हो रहा है, मतलब छोटे छोटे मोनोमर्स अब बड़े चेन में आएंगे। कंडेंसेशन का मतलब है कुछ ना कुछ रिमूव होगा। तो क्या रिमूव होगा, सिंपल सी बात है, इसको मैंने किस में रखा था, पानी में रखा था, पानी के साथ रिमूव हो जाएगा। दूसरी चीज क्या चीजें हो सकती हैं, हो सकता है इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह भी आ गए हो, तो ऑक्सीजन को भी रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉलीकंडेंसेशन करते हैं। किसमें करते हैं इसको, ऑटोक्लेव में करते हैं। किसमें करते हैं, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, ऑटोक्लेव भट्टी होती है, जैसे समझ लो भट्टी, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, उसमें उसके अंदर करते हैं। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जब भी हम पॉलीकंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे तो ऑटोक्लेव जो होता है, ऑटोक्लेव में हम क्या कर देते हैं, अमोनिया वेपराइजेशन डाल देते हैं, मतलब अमोनिया से उसको रिएक्ट करवा देते हैं, अमोनिया गैस से उससे रिएक्ट कर देते हैं। अब अमोनिया गैस से क्यों रिएक्ट करवाते हैं कि अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीजन इसके अंदर है, मतलब इस ऑटोक्लेव के अंदर अगर ऑक्सीजन है, तो यह ऑक्सीजन साल्ट प्रिपरेशन के साथ मिलकर क्या करेगा, उसको डिसकलर कर देगा और क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। मतलब हमारा जो हमारा कंपोनेंट बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें किससे रिएक्शन करवाना पड़ता है, अमोनिया से। अमोनिया से जब हम रिएक्शन करवा देते हैं तो ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारा मटेरियल खराब नहीं होगा। अब हमारा अमोनिया के साथ रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन के बाद हम क्या डालेंगे, उसमें सॉल्ट डालेंगे। कौन सा, 60% वाला ये जो सॉल्ट होता है ये हम डाल देंगे। उसमें क्या डाल देंगे, एसिटिक एसिड डाल देंगे। टेम्परेचर कितना लेना है, 275 से 280 डिग्री। अगर आप टेम्परेचर कम लोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, यह याद रखिएगा। प्रेशर देंगे, प्रेशर कितना देंगे, 1.82 MPa, मतलब MPa मतलब पास्कल होता है। और ये हो गया हमारा टाइम कितना है, 2 से 3 आवर।
मतलब हम क्या करेंगे, उस बर्तन में प्रेशर भी देंगे, टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। पॉलीमराइज का मतलब एक लंबे चेन में बन जाएगा और एक विस्कॉस लिक्विड मिलेगा। कैसा लिक्विड मिलेगा, विस्कॉस। विस्कॉस का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड मिलेगा, गाढ़े लिक्विड का पेस्ट मिलेगा। अब उस गाढ़े लिक्विड के पेस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 और 4 लिखा, मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है कि देखिए, मेल्टिंग और एक्सट्रक्शन का मतलब मैं बता देता हूं, सिंपल सी बात है। ये जो प्रोसेस है ये जनरली हमारा मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस में होने वाला है। किस में होने वाला है, मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस। मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहां पे आप जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मेल्ट स्पिनिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, यहां से देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। यहां से जो हमारा विस्कॉस लिक्विड निकलेगा, विस्कॉस लिक्विड मतलब एकदम गाढ़ा पेस्ट की तरह निकलेगा, उस पेस्ट को हम सुखवाएंगे, मतलब ड्राई करेंगे, बस हवा देके उसको सुखा देंगे। सुखाने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में काट देंगे, जिसको हम पॉलीमर चिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर चिप्स। अब उस पॉलीमर चिप्स के बाद हमारा ये प्रोसेस कहां होता है, मेल्टिंग और एक्सट्रक्शन किस में होता है, मेल्ट स्पिनिंग टेक्निक में होता है। और आप जान जाइए कि जो ये मेल्टिंग है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है, 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम उस पॉलीमर चिप्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, बात खत्म। ओके, ये हमारा पॉलीमराइजेशन खत्म हो गया। अब पॉलीमराइजेशन के बाद प्रोसेस, कैसे नायलॉन 66 बनता है, प्रोसेस ऑफ नायलॉन 66, प्रोसेस ऑफ नायलॉन 66, कैसे नायलॉन 66 बनता है। तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है क्या, ये हमारा क्या है, हेक्सामेथिल डाइएमीन। ये हमारा क्या है, हेक्सामेथिल डाइएमीन, हेक्सामेथिल डाइएमीन है। ये हमारा क्या है, ये आपको क्लियर हो रहा है क्या, ये आपको कहीं दिख रहा है क्या, ये हमारा हेक्सामेथिल डाइएमीन ये वाला, और ये हमारा है एडिपिक एसिड। ये देखिए एडिपिक एसिड दिख रहा है क्या, एडिपिक एसिड। अब हमने क्या किया, इसको इसमें मेथनॉल डाल दिया। क्या डाल दिया, मेथनॉल। यहाँ पर ध्यान करिए ना, ये एडिपिक एसिड में मेथनॉल डाल दिया। मेथनॉल डाल दिया तो क्या बन गया, नायलॉन सॉल्ट। तो आप देखिए HNO2, देखिए ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और क्या, सिंपल सी बात है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए HNO2 यही उतारेंगे, फिर ये भी उतारेंगे, फिर देखिए यहां से हाइड्रोजन जुड़कर इसमें आ गया, यहाँ वाला हाइड्रोजन जुड़ गया इसमें, यहाँ से हाइड्रोजन गायब है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बना हमारा, नायलॉन सॉल्ट। अब नायलॉन सॉल्ट का हम क्या करेंगे, पॉली कंडेंसेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है हीट इन ऑटोक्लेव, किसके अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर करेंगे। टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा, 270 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने लिखा है 275 से 280 डिग्री, तो आप 275 से 280, ज्यादा टेम्परेचर मत याद करिए, बस एक ही याद कर लीजिए, सब लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद नायलॉन सॉल्ट में, नायलॉन सॉल्ट के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा टेक्निक बन जाएगा पॉलीमराइजेशन, जो हमारा कंडेंसेशन होने वाला है, मतलब इस कंडीशन पे हमारा ये बनेगा। अब इसमें देख रहे होंगे आपको यहाँ पर वाटर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको वाटर दिख रहा होगा। अगर इस पानी को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा नायलॉन 66 नहीं बनेगा। तो हमें इस पानी को रिमूव करना है। तो रिमूव किस प्रोसेस से होता है, पॉली कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो पॉली कंडेंसेशन प्रोसेस में जो हमारा वाटर होता है वो उसको क्या करते हैं, वेपराइज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वेपराइज हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें हमारा ये वाटर रिमूव हो जाता है। जब हमारा वाटर रिमूव हो जाता है तो एक नई चीज बन के आती है जिसको हम बोलते हैं नायलॉन 66। अब ये नायलॉन 66 क्यों है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन कितना है, 6। देखिए CH2 में यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 6, और इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, तो ये 4 कार्बन ये हो गया, 4 ये हो गया, दूसरा देखिए यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, मतलब 6 कार्बन ये और 6 कार्बन ये। तो इसीलिए इसको लिखते हैं नायलॉन 6 और नायलॉन 6, मतलब नायलॉन 6 और 6। देखिए ये हमारा 6 कार्बन हो गया और बाकी 4 और प्लस ये 2 हो गया 6 कार्बन। तो ये हमारा क्या है, पॉलीमर है, किसका, नायलॉन का। ये जो है हमारा क्या है, पॉलीमर है, किसका, नायलॉन का। क्लियर, समझ में आ गया। नायलॉन 66 बेहतर माना जाता है एज कंपेयर टू नायलॉन 6। ओके, और ये हमारा प्रोसेस सीक्वेंस था पूरा अच्छे से। और अब मैं इसके बाद जो लाऊंगा, इसमें प्रॉपर्टीज लाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज नायलॉन 66 मतलब 66 की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूँ। बाकी ये सारी चीजें हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।